नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिले दर्शन में अब हम दौसा जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक ऐसा जिला जो कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी रहा। दोस्तों, दौसा जिले के बारे में हम सबसे पहले सामान्य जानकारी का अध्ययन करते हैं। जो राजस्थान में जो जिला है दौसा, देखिएगा दौसा। सबसे पहले हम बात करें दौसा जिले के जो प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम क्या है। दौसा जिला राजस्थान में कब बना, कौन सी तहसीलें सम्मिलित हुई, इनके बारे में। तो दौसा का जो प्राचीन नाम है, तो सबसे पहले देवगिरी पहाड़ी पर स्थित, देखिएगा देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये दौसा। सबसे इंपॉर्टेंट, देवगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दौसा के दो प्राचीन नाम मिलते हैं। देवांश कहा जाता है इसे। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है देवांश। दौसा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? देवांश मिलता है। दूसरे, यदि प्राचीन नाम की बात करें तो इसका देवनस भी मिलता है। इसका प्राचीन नाम देवनस। इसी दौसा का गोसा भी मिलता है। इसी का अपभ्रंश होकर यह नाम क्या कहलाया? दौसा कहलाया। और जो चौथा नाम मिलता है वो देनवसा भी मिलता है। देनवसा, देनवसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन दौसा के बारे में याद रखना है, ये जो दौसा के चार नाम लिखे, ये दौसा के प्राचीन नाम है। इसे देवांश कहा जाता है, देवनस कहा जाता है, ये अपभ्रंश होकर गोसा का दौसा पड़ा, और देववसा भी कहा जाता है। ये दौसा के चार प्राचीन नाम मिलते हैं। इसके अलावा दौसा राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, NH 11 पर स्थित दौसा जो नगर है, वो दौसा नगर NH 11 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित जो दौसा नगर है, वो दौसा नगर NH 11 पर स्थित है। ये दौसा के चार प्राचीन नाम मिलते हैं। और दौसा जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित है, या जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बसा हुआ है, वो है NH 11। दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 के दिन दौसा को राजस्थान का एक पृथक जिला बनाया गया। और 15 अगस्त 1992 के दिन सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को अलग किया गया और दौसा मिलाया गया इसके अंदर। अब देखिएगा, दौसा राजस्थान का जिला कब बना? दौसा जिला बना, देखिएगा 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 के दिन दौसा को जिला बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, जिला का दर्जा, जिला का दर्जा। लेकिन 15 अगस्त, देखिएगा 15 अगस्त 1992 में, ये एक अलग फैक्ट है, 15 अगस्त 1992 में सवाई माधोपुर की एक तहसील जिसका नाम था महुआ, सवाई माधोपुर की तहसील महुआ को दौसा में मिलाया गया। महुआ को किसमें, कौन से जिले में? दौसा जिले में मिलाया गया, या दौसा में मिलाया गया। याद रख लेना, किस में मिलाया गया? दौसा में मिलाया गया। कौन सी तहसील को? याद रख लेना, महुआ तहसील को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। जो तहसील है, उस तहसील का नाम क्या? महुआ तहसील। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तहसील थी किसकी? तो याद रख लेना, ये सवाई माधोपुर की तहसील थी। और किस में मिलाया गया? दौसा में मिलाया गया। ये याद रख लेना। कब? 15 अगस्त 1992 को। याद रख लेना, जो जिला बना है वो जिला कब बना? 10 अप्रैल 1991 को। और जो बना है वो बना कब है? 10 अप्रैल 1991 को। जबकि ये जो तहसील मिली है, याद रख लेना, ये जब भी प्रश्न आएगा ये ऑप्शन में आएगा, और जब भी ये आएगा तो ये भी ऑप्शन में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट।
जबकि जो दौसा है, ये दौसा जिस पहाड़ी पर स्थित है वो देवगिरी पहाड़ी है। दौसा का दोस्तों जो किला है वो प्रॉपर दौसा में है, और वो दौसा का किला भी इसी पहाड़ी पर निर्मित है। दौसा के 4 प्राचीन नाम मिलते हैं, और यदि आपसे पूछे दौसा कौन से NH पर स्थित है, NH 11 पर स्थित है। ये दौसा की महत्वपूर्ण जानकारियां वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दौसा जिले में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे देखिएगा रेजी का कपड़ा। कौन सा कपड़ा? रेजी का कपड़ा। रेजी का जो कपड़ा है, इसके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है दौसा का, वो दौसा का कौन सा स्थान है? सबसे पहले रेजी का कपड़ा होता है क्या है दोस्तों? इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? लाल सोट का ये प्रसिद्ध है। फड़ या पड़ निर्माण के समय इसका प्रयोग किया जाता है। लाल सोट का प्रसिद्ध रेजी का कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है? लाल सोट का। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह बात रखनी है, पड़ या फड़, मूलतः नाम पड़, अपभ्रंश होकर फड़ बन गया। पड़ के लिए इसी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इसी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, फड़ या पड़ निर्माण के लिए जिस कपड़े का निर्माण किया जाता है वो कपड़ा कौन सा है? रेजी का कपड़ा। और राजस्थान में रेजी के कपड़े के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? लाल सोट। इसी प्रकार से जो खादी के लिए जो प्रसिद्ध एक दौसा जिले का गांव है जिसका नाम है आलूदा गांव, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट गांव है आलूदा गांव दौसा जिले का। ये खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध, खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध। खादी के कपड़ों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा गांव है? आलूदा गांव है। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए प्रसिद्ध है? खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध। कहा ऐसा भी जाता है, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तब जो तिरंगा झंडा लहराया गया था, जो बना था वो यहीं पर बना था। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा, प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया, उस झंडे का निर्माण कहां पर हुआ था? आलूदा गांव में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, फहराया गया जिसका निर्माण, यानी यहां यू भी लिख सकते हैं, जो यहीं पर निर्मित हुआ, जो यहीं पर निर्मित हुआ। याद रख लेना कहां पर है? आलूदा गांव। तो देखिएगा कपड़ों के लिए एक तो है लाल सोट जो रेजी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेजी के कपड़ों के लिए। दूसरा है आलूदा जो खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब दौसा जिले के देखिएगा, दौसा जिले के हम प्रमुख बांधों की बात करें, दौसा जिले का जो सबसे बड़ा बांध है वो कालखो बांध है। प्रमुख बांध, प्रमुख बांध में एक कालखो बांध, कालको सागर बांध, बाण गंगा नदी पर निर्मित है ये बांध। और इस बांध के बारे में यह कहा जाता है बाण गंगा नदी पर निर्मित, बाण गंगा नदी पर निर्मित। कौन सी नदी पर निर्मित? बाण गंगा नदी पर निर्मित। और दौसा जिले का सबसे बड़ा, देखिए काल खो भी कहा जाता है, काल घो भी कहा जाता है, इसको यू भी लिख सकते हैं, काल खो सागर बांध। कौन सी नदी पर निर्मित है? तो याद रख लेना उस नदी का नाम क्या है? बाण गंगा। और दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध, दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध, दौसा जिले का ये सबसे बड़ा बांध है, याद रख लेना। नंबर 1, जो नंबर 2 दौसा जिले का बांध है उसका नाम है माधो सागर बांध। माधो सागर बांध,
माधो सागर बांध। नंबर जो 3 है उसका नाम है सैंथल बांध। कौन सा बांध? सैंथल बांध। सैंथल बांध। ये जो 3 बांध है, ये 3 बांध कौन से जिले में है? याद रख लेना, दौसा जिले में है। दौसा जिले के ये प्रमुख 3 बांध, जिसमें से दौसा जिले का यदि आपसे सबसे बड़ा पूछे तो याद रख लेना उसका नाम क्या है? इसे काल खो भी कहा जाता है और काल घो भी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों, दौसा जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो है दौसा जिले के, वो मंदिर कौन कौन से है? जैसे दौसा जिले का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हम बालाजी का मंदिर कहते हैं, जिसे हम मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है दोस्तों, वो दौसा में है। मंदिर का नाम क्या है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट, दौसा का प्रसिद्ध मंदिर है ये मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। इस मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, और 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। यहाँ भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी किया जाता है, निदान भी किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, और यहाँ पर भी हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। बालाजी का मंदिर, यहाँ पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा सबसे इंपॉर्टेंट। हनुमान जी के बाल रूप की पूजा, हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप की पूजा, यहां हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है। यहां पर ये जो मंदिर है, ये मंदिर 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित है। देखिएगा, 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित, 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित, 2 पहाड़ियों के मध्य निर्मित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर कहा जाता है, या घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण। दोस्तों, हनुमान जो जयंती है, वो हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को, और यहाँ पर जो मेला भरता है, वो मेला कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो मेला भरता है उस मेले का नाम है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी का मेला। और मेहंदीपुर बालाजी का जो मेला भरता है वो हनुमान जयंती के दिन, और हनुमान जयंती कब? चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन, यानी हनुमान जयंती, इस दिन यहाँ पर मेला भरता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर भूत प्रेत पीड़ित व्यक्तियों का निदान किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, भूत प्रेत, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का यहाँ पर क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें, यहाँ हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेहंदीपुर बालाजी का मेला भरता है, वो मेहंदीपुर बालाजी का मेला कब भरता है? तो याद रख लेना, ये चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है, इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा देखिएगा, एक आपको मिलेगा प्राचीन मंदिर, प्रतिहार कालीन मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। यह भी आभानेरी में है। ये जो मंदिर है उस माता का नाम है हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का मंदिर। और जो हर्षद माता का मंदिर है दोस्तों, हर्षद माता का जो मंदिर है, वो हर्षद माता का मंदिर है आभानेर या आभानेरी। आभानेरी। और आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में है। हर्षद माता का मंदिर,
इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे पहले, ये मंदिर जो है, ये मंदिर प्रतिहारकालीन मंदिर है, प्रतिहारकालीन। इसके अलावा ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, या वैष्णव संप्रदाय का मंदिर। वैष्णव संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा प्रतिहारकालीन मामारू शैली में निर्मित, प्रतिहारकालीन मामारू शैली में निर्मित, प्रतिहारकालीन मामारू शैली में निर्मित ये जो मंदिर है, ये मंदिर प्रतिहारकालीन मामारू शैली में निर्मित है। और देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर है। जो माता है उस माता का नाम क्या है? हर्षत माता का मंदिर। और हर्षत माता का मंदिर कहां पर है? आभानेरी में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिहारकालीन मंदिर उस मंदिर को कहा जाता है जिस मंदिर का निर्माण 8वीं से लगभग 11वीं या 12वीं सदी के मध्य हुआ। जिस मंदिर का निर्माण प्रतिहार काल में हुआ उस मंदिर को प्रतिहारकालीन मंदिर कहा जाता है। प्रतिहारकालीन जो मंदिर होते थे उन मंदिरों की विशेषताएं होती थी। जैसे देखिएगा, ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे, गोल आकृति के होते हुआ करते थे, और मुख्य गर्भ में एक ही मूर्ति होने के कारण यहाँ पर मुख्य गर्भ में एक ही मूर्ति और चारों ओर परिक्रमा करने के लिए निश्चित एक मार्ग होता था। ऐसी मंदिरों की जो शैली होती थी, उन मंदिरों की शैली को महामारू शैली कहा जाता था। इस महामारू शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ वो प्रतिहार काल में हुआ। इसलिए जितने भी प्रतिहारकालीन स्थापत्य कला है, उस कलाओं की शैली को हम महामारू शैली कहते हैं। ये समझ में आ गया? वैष्णव संप्रदाय का है, भगवान विष्णु से संबंधित है, माता का नाम है हर्षत माता। आभानेरी में यह मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा देखिएगा, दौसा जिले में, दौसा जिले की जो प्रसिद्ध बावड़ी है उसे हम चांद बावड़ी कहा जाता है। बिल्कुल इंदिरा जी, हम यहीं तक आ रहे हैं। चांद बावड़ी आभानेरी में, देखिएगा यह है आभानेरी की चांद बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर? आभानेरी में, और आभानेरी दौसा में। दोस्तों, इस बावड़ी की जो प्रमुख विशेषता है, वो प्रमुख विशेषता यह है, इस बावड़ी की सीढ़ियां इस प्रकार से निर्मित है कि इन सीढ़ियों को कोई गिन नहीं सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार जो शासक था निकुंभ राजा चांद, उसने इस बावड़ी का निर्माण करवाया, और यह स्थापत्य कला भी प्रतिहारकालीन है, प्रतिहारकालीन मामारू शैली में निर्मित। प्रतिहारकालीन मामारू शैली में निर्मित। कौन सा कालीन? प्रतिहारकालीन। और जो शैली है वो शैली कौन सी है? मामारू शैली। ये प्रश्न आ रखा है भाई। देखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है, आभानेरी की जो स्थापत्य कला है वो स्थापत्य कला कौन सी शैली की है? कौन सी शैली की है? मामारू शैली की। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो निर्माण करवाया वो प्रतिहार शासक राजा चांद ने करवाया। प्रतिहार शासक राजा चांद द्वारा निर्मित। प्रतिहार शासक राजा चांद द्वारा निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, चांद बावड़ी कहा जाता है। चांद बावड़ी की सबसे गजब विशेषता, इसकी सीढ़ियां इसकी विशेषता है। इसकी सीढ़ियां इसकी विशेषता, याद रख लेना। इस बावड़ी की सीढ़ियां या सीढ़ियों की स्थापत्य कला, सीढ़ियों की स्थापत्य कला अद्वितीय है। सीढ़ियों की जो स्थापत्य कला है वो सीढ़ियों की स्थापत्य कला अद्वितीय है। सबसे इंपॉर्टेंट इसी में यही है।
इसका एक और भी देखिएगा, चित्र देखिएगा, ये इस प्रकार से निर्मित है। ये आपको इस बावड़ी की सीढ़ियां मिलेगी, इस प्रकार से सीढ़ियां निर्मित है। इस बावड़ी के बारे में चतुर्भुजाकार, ये चांद बावड़ी है दोस्तों, चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित, चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित, आकृति में निर्मित। कौन सी आकृति में निर्मित है? तो याद रखिएगा चतुर्भुजाकार आकृति में यह निर्मित है, चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित। देखिएगा, इसके अलावा दोसा का किला मिलेगा आपको। कौन सा किला? दोसा का किला। दोसा के किले के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। जो दोसा का किला है वो प्रॉपर दोसा में है। दोसा के किले का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? पहला प्रश्न यही है। ये बड़गुजरों द्वारा निर्मित है। दोसा का किला बड़गुजरों द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित? बड़गुजरों द्वारा निर्मित है, एक सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो आपको इसमें पहाड़ी दिखाई दे रही है वो पहाड़ी है देवगिरी पहाड़ी। दोसा का जो किला है वो किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट। दोसा नगर भी दोस्तों इसी के किनारे है, और जो दोसा का किला है वो दोसा का किला भी कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी पहाड़ी पर। एक इस किले के बारे में यह कहा जाता है ये सूप अर्थात छाजला, सूप की आकृति में निर्मित। पुत्र का जन्म होने पर क्या बजाई जाती है? थाली। और पुत्री के जन्म होने पर क्या बजाया जाता? सूप या छाजला। यानी ये सूप या छाजला की आकृति में निर्मित, सूप या छाजला की आकृति में निर्मित दोसा का किला। ये 3 बातें याद रखनी है। एक, आपने जब जयपुर का इतिहास पढ़ोगे, जयपुर के कछवाहा वंश के राजाओं का इतिहास पढ़ोगे, तब आप ये भी पढ़ोगे कछवाहा वंश का जो पहला राजा हुआ है जिसका नाम था राजा दूल्हे राय। राजा दूल्हे राय ने अपने राज्य की सन 1537 में जो प्रथम राजधानी बनाई थी वो प्रथम राजधानी दोसा ही थी। और तब कालांतर में जब राजधानी आमेर बनी तब एक शासक थे जिनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, ये इनके समय जो राजधानी थी वो आमेर थी, इस कारण ये आमेर के राजा कहलाए। मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण इसी दुर्ग में हुआ। सैनिक प्रशिक्षण आदि इसी दुर्ग में हुए, इसी दुर्ग में हुए। कौन? आमेर के राजा जिनका नाम क्या था? मिर्जा राजा जयसिंह। जो मिर्जा राजा जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म, शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण इसी दुर्ग में हुए हैं। इसके अलावा दोसा में 2 किले और प्रसिद्ध है, एक जिसे गुठा का किला और एक घीजगढ़ किला कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक किला जिसे घीजगढ़ कहा जाता है और एक किला है जिसे क्या कहा जाता है? देखिएगा, घीजगढ़ का दुर्ग, घीजगढ़ का दुर्ग। जो घीजगढ़ का किला है या घीजगढ़ का जो दुर्ग है वो दोसा में है। पूछा जा सकता है राजस्थान में घीजगढ़ का किला कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये घीजगढ़ का किला। इसके अलावा गुठा का किला, घीजगढ़ का किला और गुठा का किला, गुठा का किला। जो गुठा का किला है ये किला भी कहाँ है? दोसा में। और एक हमने अभी पढ़ाई है, और एक जो किला है उस किले का नाम क्या है? दोसा का किला। दोसा का किला दोसा में, देवगिरी पहाड़ी पर। ये दोसा के 3 प्रमुख दुर्ग है। देखिएगा, इनके अलावा दोसा में ये 3 दुर्ग है। दोसा में एक दुर्ग का नाम घीजगढ़, दूसरे का गुठा और तीसरे का नाम क्या है? दोसा। इसके अलावा दोसा में एक प्रसिद्ध छतरी है जिसे दोस्तों कहा जाता है बंजारों की छतरी। क्या कहा जाता है? बंजारों की छतरी। लाल शॉट में बंजारों की छतरी। जो बंजारों की छतरी है ये लाल शॉट में, और लाल शॉट कहाँ है? दोसा में।
लाल सोट। ये जो छतरी बनी हुई है देखिएगा, बंजारा की छतरी नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, बंजारों की छतरी। ये छतरी 6 खंभों पर निर्मित है, इसलिए इसे 6 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। कितने खंभों की छतरी, 6 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, जो देवगढ़ ठिकाना है वो देवगढ़ ठिकाना राजसमंद में है। देखिएगा, इसके अलावा दौसा में हेला कला एक लोक नाट्य है जिसका नाम है हेला, जिसका अर्थ होता है आवाज देना, पुकारना। हेला कला, हेला कला के लिए जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो भी क्या है, लाल सोट प्रसिद्ध है। हेला कला के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है, लाल सोट प्रसिद्ध है। इसके अलावा हजरत शेख शाह जमाल, हजरत शेख शाह जमाल बाबा की, हजरत शेख शाह जमाल बाबा पीर की दरगाह, ये भी कहाँ है, ये भी लाल सोट में है। ये भी कहाँ है, लाल सोट में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम प्रमुख बात करें, प्रमुख बावड़ियों की बात करें, दौसा की बावड़ियां भी प्रसिद्ध है। प्रमुख बावड़ियां, प्रमुख बावड़ियां, यदि हम प्रमुख बावड़ियों की बात करें तो दौसा की जो प्रसिद्ध बावड़ी है उसे हम बोलते हैं चांद बावड़ी। याद रख लेना, चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी है कहां पर, आभानेरी में। चांद बावड़ी है कहां पर, आभानेरी में। इसके अलावा भांडारेज की बावड़ियां, यहां पर एक बावड़ियां नहीं है, अनेक बावड़ियां हैं जिसे हम भांडारेज की बावड़ियां कहते हैं। भांडारेज की बावड़ियां, और भांडारेज की जो बावड़ियां हैं ये भांडारेज गांव में निर्मित है। ये अलग है, चांद बावड़ी अलग है और भांडारेज की बावड़ियां अलग है। या भांडारेज की बावड़ी ये कहां पर है, भांडारेज गांव में। इसके अलावा एक बुबानिया कुंड है, इसे हम बुबानिया कुंड, याद रख लेना, ये प्रश्न पूछ रखा है, बुबानिया कुंड, या इसे हम यूं कह सकते हैं बुबानिया कुंड या बावड़ी। ये है आलूदा गांव में, या ऐसा प्रश्न पूछ रखा, आलूदा का बुबानिया कुंड राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखना दौसा का प्रसिद्ध है। इसके अलावा मांगरेज की बावड़ी, ये प्रॉपर दौसा में बनी हुई है। मांगरेज की बावड़ी, बावड़ी बनी हुई है जिसे क्या कहा जाता है, मांगरेज की बावड़ी। मांगरेज की बावड़ी, जो मांगरेज की बावड़ी है ये दौसा में, ये दौसा की प्रमुख बावड़ियां हैं, याद रख लेना। मांगरेज की बावड़ी अलग है, चांद बावड़ी अलग है, भांडारेज की बावड़ियां बुबानिया कुंड या बावड़ी। ये बुबानिया कुंड कहां का, आलूदा का। ये एग्जाम में प्रश्न आ रखा है। एक देखिएगा, दौसा में एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं घेटोलाव। दौसा का ये एक स्थान है जिसे हम क्या बोलते हैं, घेटोलाव। घेटोलाव में संत सुंदरदास दादू पंथ के प्रसिद्ध शिष्य हुए, दादू दयाल जी के प्रसिद्ध शिष्य संत सुंदरदास जी का मंदिर का जन्म स्थली भी है। सुंदरदास जी का जन्म जिस गांव में हुआ यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और वो कौन सा जगह है, याद रखिएगा, घेटोलाव। कौन सी जगह है वो, घेटोलाव है। और घेटोलाव कहां पर है, दौसा में। इसके अलावा राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा। खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा ने अपना इलाज बसवा में करवाया था। और जो बसवा है, ये बसवा कहां पर है, दौसा में है। यहां पर राणा सांगा का क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है दोस्तों।
देखिएगा सिटी ऑफ बेल्स जो कहा जाता है स्टेप, वो कहा जाता बूंदी को, क्योंकि बूंदी को कहा जाता बावड़ियों का शहर। राणा सांगा की छतरी नहीं कह सकते, राणा सांगा की जो छतरी है वो तो है मांडलगढ़ में। राणा सांगा की जो मृत्यु हुई है वो भी मांडलगढ़ में हुई है। ये यहाँ पर राणा सांगा का क्या है, चबूतरा है, और वो कहाँ पर है, बसवा दौसा में है। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा जिला था दौसा, जिसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है। जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको वो सारे फैक्ट पढ़ा दिए हैं, और ये दौसा जिला हमारा समाप्त हो गया है। तो अधिक से अधिक इस क्लास को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उत्कर्ष के प्रति आप अपना प्रेम बना कर रखिएगा। नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.